सभी को गुड मॉर्निंग। अपने ट्रांसफार्मर का चैप्टर चल रहा था और इसी क्रम में ट्रांसफार्मर का चैप्टर का कौन सा भाग है? आज तीसरा भाग है। इससे पहले दो भाग अपन ने पढ़ लिए थे, आज तीसरा भाग चल रहा है। यानी कि इसके दो और वीडियो अपन ने बना दिए थे और आपने पढ़ लिए थे। ये तीसरा भाग है, ठीक है। तो अपने को पढ़ना है आज ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस किस बेसिस पर होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, ये आज अपने को पढ़ना है। तो अपन देखते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार क्या क्या है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ना है अपने को। तो अभी अपन देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इसमें पहला बिंदु है आउटपुट वोल्टता के आधार पर। आउटपुट वोल्टता मतलब ट्रांसफार्मर को जब इनपुट से जोड़ता है, जो आउटपुट में यानी कि जो लोड के लिए जो वोल्टेज निकलता है उसके आधार पर, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज। इसके आधार पर कितने ट्रांसफार्मर? दो है, एक है उच्चायक ट्रांसफार्मर और दूसरा क्या है? अपचायक ट्रांसफार्मर। उच्चायक जो होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अपचायक यानी कि ये वोल्टेज को घटाता है। उच्चायक मतलब वोल्टेज को बढ़ाता है और अपचायक मतलब वोल्टेज को घटाता है। तो घटाता है का मतलब क्या हो गया? स्टेप डाउन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? अप कर रहा है। फिर दूसरा पॉइंट है क्रोड की संरचना के आधार पर। क्रोड मने कोर, यानी कि उसके अंदर जो कोर होती है वो कैसी है, उसके आधार पर ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन। तो इसके आधार पर होते हैं तीन प्रकार के ट्रांसफार्मर। एक होता है क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, क्रोड मतलब कोर टाइप ट्रांसफार्मर। दूसरा हो गया शेल टाइप ट्रांसफार्मर, और तीसरा हो गया बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। इन तीन प्रकार के ट्रांसफार्मर इसमें हो गए। अब कोर टाइप क्या होता है, शेल टाइप क्या होता है और बेरी टाइप क्या होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। एक बार खाली इनके नाम बता रहा हूँ मैं क्लासिफिकेशन के आधार पर कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, फिर अपन इनको एक एक पॉइंट बिंदु लेके पढ़ेंगे। हाँ, फिर तीसरा है फेज की संख्या के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेजेस। तो इसमें पहला है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज को ये इंग्लिश में लिख रखा है, वैसे इसका हिंदी में सही नाम होता है एकल कला परिणामित्र। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिणामित्र। तो एकल कला परिणामित्र, और दूसरा कौन सा हो गया? तीन कला परिणामित्र, यानी कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर। चौथा है वो बिंदु है इसी के अंदर शीतलन प्रणाली के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम। यानी कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें कूलिंग कौन सी कर रखी है, उसके आधार पर भी ट्रांसफार्मर के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, यानी कि प्रकार हैं। तो इसमें पहला है प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर। प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल मतलब ये है उसके अंदर आपने कोई भी कूलिंग नहीं करी है, खाली वाइंडिंग कर दी है, ट्रांसफार्मर बना दिया, और उसमें जो वाइंडिंग जो ठंडी होती है वो अपने आप प्राकृतिक रूप से ठंडी होती है, यानी कि जो अपनी हवाएं चल रही है उसी से क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। उसके लिए आपने अलग से कुछ भी पंखा नहीं लगाया या ऑयल नहीं डाला, ऐसा कुछ भी नहीं किया है, खाली ऐसे ही है। तो प्राकृतिक रूप से शीतलित हो गया। फिर दूसरा हो गया तेल द्वारा शीतलित, मतलब तेल डालकर। अब इसमें भी दो है, एक तो प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलित है, ऑयल ब्लास्ट शीतलन। यानी प्राकृतिक रूप से मतलब ये है उसमें तेल डाल दिया और वो ठंडा हो रहा है, और ऑयल ब्लास्ट का मतलब इसमें ऑयल को एकदम से फुहारा टाइप डाला जाता है, ब्लास्ट होकर जाता है वाइंडिंग पर, तो उससे क्या होता है? कोयल ठंडी होती है। फिर तीसरा है जल द्वारा शीतलित। जल द्वारा शीतलित में क्या होता है? इसमें एक जो वाइंडिंग होती है वहाँ से एक नली डाल के उसमें से होके निकाली जाती है, तो उसमें से ठंडा पानी होके निकलता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा नहीं है कोयलों में पानी डाल दिया, कोयलों में पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चौथा है वायु दाब शीतलित ट्रांसफार्मर। वायु दाब मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि इसमें फैन लगाया जाता है और फैन से ठंडा किया जाता है, तो यानी कि ये वायु दाब द्वारा हो गया। अब देखो इसमें एक प्रकार का और ट्रांसफार्मर होता है ड्राई टाइप भी होता है, जैसे इसमें बता नहीं रखा है। ड्राई टाइप मैंने आपने छोटा ट्रांसफार्मर देखा होगा, जैसे 12 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर आता है, वो उसमें किसी भी प्रकार का अपन क्या करते हैं? कुछ भी नहीं डालते, तेल वेल कुछ नहीं होता, खाली उसमें कोयली बनी हुई होती है। वो प्राकृतिक रूप से क्या होता है? ठंडा होता है, उसकी जो वाइंडिंग होती है। इसी क्रम में पांचवा पॉइंट है आउटपुट क्षमता के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट कैपेसिटी। तो इसमें हो गया पहला हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? इसमें एक ही वाइंडिंग होती है। इसमें कितनी वाइंडिंग होती है? एक ही वाइंडिंग। बाकी जनरली ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है?
दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर दूसरा हो गया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इसमें भी वापस दो प्रकार है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, कितने, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये मेजरिंग के लिए काम में आते हैं। किसके लिए काम में आते हैं? मेजरिंग के लिए काम में आते हैं। छठा है व्यापारिक आधार पर, यानी कि ऑन कॉमर्शियल बेसिस। तो इसमें हो गया पावर ट्रांसफार्मर, जो कहाँ पर लगता है? अपने ग्रिड सब स्टेशन पर, यानी कि जो बड़े बड़े आरएससीबी ऑफिस नहीं होते उसमें लगता है जो ट्रांसफार्मर होता है। वो कौन सा होता है? पावर ट्रांसफार्मर। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? जो अपने गांव में लगे हुए होते हैं। नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर नहीं लगे होते, गांव के बाहर जो लगे होते हैं, और फिर वहाँ से अपने को सप्लाई मिलती है, जो कंज्यूमर्स को सप्लाई मिलती है, तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। सीधा सा बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है जहाँ से 4 तार आते हैं, 3 तो फेज आते हैं और एक क्या आता है? न्यूट्रल आता है। फिर स्थापन स्थल के आधार पर इंडोर ट्रांसफार्मर पहला हो गया, और दूसरा क्या हो गया? आउटडोर ट्रांसफार्मर। अब इनको अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला अपना क्या था? तो इसमें अपना पहला क्या है? आउटपुट वोल्टता के आधार पर। तो आउटपुट वोल्टता के आधार पर कितने थे अपने पास में? 2 ट्रांसफार्मर थे, एक था उच्चायक ट्रांसफार्मर और एक था अपचायक ट्रांसफार्मर। तो पहला है उच्चायक ट्रांसफार्मर। तो उच्चायक ट्रांसफार्मर में अपन देखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर जनरली कहाँ पर लगाया जाता है? जहाँ पर अपने बिजली का क्या होता हो? उत्पादन होता हो, यानी कि विद्युत जनरेटिंग स्टेशन पर, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन पर इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है। यानी वहाँ पर वोल्टेज कितने पे उत्पन्न होता है? अपने लगभग 11,000 केवी पे उत्पन्न होता है, यानी कि 11,000 केवी, 11,000 वोल्ट से 33,000 वोल्ट पर अपने क्या है? भारत में बिजली उत्पन्न की जाती है। तो उस 11,000 वोल्टेज को क्या किया जाता है? बढ़ा के फिर लाया जाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि पावर लॉस कम हो, तो वहाँ पर उच्चायक ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। अब देखते हैं इसकी परिभाषा, यानी कि जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है वह उच्चायक ट्रांसफार्मर कहलाता है। यह प्रायः 3 फेज डेल्टा डेल्टा प्रकार का होता है। कौन सा प्रकार का होता है? डेल्टा डेल्टा प्रकार का होता है। फिर उपयोग है उत्पादन केंद्रों पर उत्पन्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज पर पारेषण करने हेतु। पारेषण मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन। जो टावर वाली लाइनें नहीं होती उनको पारेषण लाइनें भी बोलते हैं। तो ये उच्च वोल्टेज पर पारेषण, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन, जो टावर वाली लाइनें होती है उनको बोलते हैं। लेकिन हमें डेल्टा डेल्टा प्रकार का मतलब समझे कि नहीं समझे? देखो, डेल्टा डेल्टा प्रकार का मतलब ये होता है, देखो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको भी किसमें जोड़ रखा होता है? डेल्टा में। और जो सेकेंडरी होती है उसको भी किसमें जोड़ रखा होता है? डेल्टा में। जैसे आप देखिए, जैसे 3 फेज का है ट्रांसफार्मर, तो 3 वाइंडिंग होगी, तो एक वाइंडिंग ये हो गई, दूसरी वाइंडिंग ये हो गई और तीसरी वाइंडिंग ये हो गई। तो डेल्टा में कैसे जोड़ा जाता है? पहला दूसरे से, फिर इसका पहला अगले से दूसरे से, फिर ये वाला जो बचा है वो किससे जुड़ जाएगा? इस तरीके से। इस तरीके से ये जुड़ता है। तो फिर यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? सप्लाई दे देंगे अपन। तो ये डेल्टा कनेक्शन होता है। और इसको और बनाते हैं तो फिर ये ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये डेल्टा डेल्टा हो गया। फिर इसी में एक प्रकार और होता है, स्टार भी होता है। तो स्टार कैसे होता है? इस तरीके से होता है, यानी इसको बनाया जैसे 3 कोयले होती है, ये इन सभी कोयलों के समान मुंह को एक साथ क्या कर देना? जोड़ देना है। जैसे पहला जोड़ो या फिर दूसरा जोड़ो। जैसे मैं यहाँ पर दूसरा जोड़ रहा हूँ, तो ये सब जुड़ गए, तो ये इसका एक कॉमन पॉइंट बन गया। तो ये कनेक्शन और ये कनेक्शन दोनों क्या है? सेम ही है। तो मैंने इसको इस तरीके से बता दिया, तो ये स्टार कनेक्शन होता है। अब दूसरा है अपचायक ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी परिभाषा है कि जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर निम्न आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है वह अपचायक ट्रांसफार्मर कहलाता है। यह प्रायः 3 फेज डेल्टा स्टार प्रकार के होते हैं। डेल्टा स्टार क्या है? यानी कि डेल्टा का मतलब ये है प्राइमरी वाइंडिंग किसमें है? डेल्टा में है, और सेकेंडरी वाइंडिंग किसमें है? स्टार में है। यानी कि ये कौन सा हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया एक प्रकार का ये, क्योंकि यहाँ पर 3 फेज आ रहे हैं और फिर ये कितना दे रहा है? 3 फेज 4 तार प्रणाली दे रहा है, यानी कि इसमें से 3 तो फेज निकलेंगे स्टार से और एक क्या निकलेगा? न्यूट्रल। उपयोग वितरण हेतु किया जाता है। वितरण हेतु यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है।
इस प्रकार का जैसे अपन देखें, जैसे स्टार कनेक्शन कर रखा है ना, तो ये 3 तो फेज हो गए, आर वाई और बी, और ये जो बीच में जो बच रहा है कॉमन पॉइंट, यहाँ से क्या निकलेगा, न्यूट्रल। जैसे ये यहाँ से न्यूट्रल निकल जाएगा, ये हो जाएगा जैसे आर वाई और बी। ठीक है, आज के लिए बस काफ़ी है, आगे आगे का फिर अपना अगले वीडियो में पढ़ेंगे।